आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जीडीसी 2017 का पेपर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, 50 नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे डिस्कस करते हैं। 51 क्वेश्चन। इक्वेशन विच शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या है? लाइट प्रोपोगेट करती है, उसके परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होगी? के वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? इसमें प्रोपोगेशन डायरेक्शन के की डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। तो परपेंडिकुलर हैं ई, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ई वेक्टर डॉट के वेक्टर जीरो होगा। बी वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है पॉइंटिंग वेक्टर, जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन बताता है। ऑप्शन बी है के क्रॉस ई और के क्रॉस एच, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल इक्वेशन से फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर ई डी एंड पी। डी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। और डी को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। एप्सिलॉन होती है पोलराइजेशन, तो पी की वैल्यू होती है पी एप्सिलॉन नॉट जाई और ई। ये होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई और पी की वैल्यू लिखी है एप्सिलॉन नॉट जाई ई। इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई ई। एप्सिलॉन नॉट और ई सब में कॉमन है, तो कट कट जाएगा। रिलेशन आएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53. Suppose a magnetic monopole exists. Which of the following Maxwell equation will be modified? मैग्नेटिक मोनोपोल क्या जीरो होता है, तो इसी कारण ये डेल डॉट भी जीरो आता है। जब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो ओनली यही इक्वेशन मॉडिफाई होगी। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ये है इलेक्ट्रिक डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और ये होगा मॉडिफाई इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ये भी है मैक्सवेल इक्वेशन है। सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। Differential form of the first law of thermodynamics for the case of a paramagnetic case. फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? डेल क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। किसी सिस्टम को हम डेल क्यू हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होता है, प्लस कितना वर्क डन करता है सिस्टम। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो इसमें बोला है पैरामैग्नेटिक गैस। पैरामैग्नेटिक गैसेस में क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं। डाइपोल क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? वर्क डन आता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस ये वाली टर्म सब में एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसके डेल क्यू प्लस डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन होता है पी डी वी, सब जानते हैं। पर एक टर्म हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी कितनी होती है मैग्नेटिक डाइपोल के कारण? यू इक्वल टू एम बी। यह है मैग्नेटाइजेशन और यह है मैग्नेटिक फील्ड।
इसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट किया है आई से और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है एस से। तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म आएगी एस डी आई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच डी आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइन एज। हम जानते हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। यू पोटेंशियल एनर्जी थी, एंथैल्पी होती है एच इजकल टू यू प्लस पी वी। हेल्ड मोल फ्री एनर्जी होती है एफ इजकल टू यू माइनस टी एस। और जी होता है यू प्लस पी वी माइनस टी एस। बेसिक सा एक बहुत जगह देखा होगा डायग्राम। शॉर्ट है ये याद करने के लिए। यही इंटरनल एनर्जी। इस साइड जाएंगे तो प्लस पी वी ऐड कर देना है। ये हो जाएगी एच। एच में आएगा यू प्लस पी वी। नीचे की साइड आएंगे माइनस टी एस। एफ इजकल टू यू माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स पोटेंशियल यू प्लस पी वी माइनस टी एस। इसको क्या और क्या लिखेंगे, एच माइनस टी एस एफ प्लस पी वी। ये इन तीन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कभी जरूरी नहीं इसी फॉर्म में हो। तो इसका आंसर होगा जी इजकल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, याद करने के लिए जरूरत नहीं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये कैसे निकाला जाता है। डेल क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डी यू आपसे आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। यह है वर्क डन पी डी वी। डी यू है तो ये वर्क डन इधर आएगा, तो इधर टी डी एस माइनस पी डी वी। बेसिक रिलेशन है। टी इक्वल टू आएगा डी यू अपॉन डी एस और पी इक्वल टू आएगा माइनस डी यू अपॉन डी वी। इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें ऐसे कांस्टेंट, इसमें क्या है कांस्टेंट, इसमें वी है कांस्टेंट। हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं। डी टी का करेंगे वी के साथ। डी वी इजकल टू होगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस और डी वी। सिमिलरली सेकेंड का करेंगे डी पी, इसका करेंगे एस के परस्पेक्टिव में, तो माइनस डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी पहले से था और डी एस और आ जाएगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है, तो ये वाली और टर्म को अपन इक्वल करेंगे। तो डी टी अपॉन डी वी इजकल टू माइनस डी पी अपॉन डी एस। सिंपल सा कांस्टेंट लगाने का नोटेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसकी एस के सापेक्ष डेरिवेटिव है, यहाँ पे वी के, तो इधर आ जाएगा एस, इधर आ जाएगा वी। वी वॉल्यूम, एस एंट्रोपी। ये आ गया थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। दूसरा होता है एच इजकल टू यू प्लस पी वी। तो डी एच इजकल टू क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और डी यू की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, यहाँ से डी की वैल्यू पुट करेंगे। डी एच टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी माइनस प्लस वी डी पी।
तो पी डी वी से पी डी वी कट गया, डी एस इक्वल टू आया टी डी एस प्लस वी डी पी। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, डी एच अपॉन डी एस कॉन्स्टेंट पी। सिमिलरली वी इक्वल टू क्या आएगा, डे एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट एस। सिमिलरली इसका आगे इधर सॉल्व करते हैं। टी का डेरिवेटिव करेंगे पी के करस्पॉन्डिंग, टेम्परेचर का प्रेशर के, डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू वी का करेंगे एस के एंट्रोपी। इधर आ जाएगा एस, इधर आ जाएगा पी। तो ये हो गई सेकेंड। ऐसे ही बाकी रिलेशन से बाकी थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकाले जाएंगे। एक निकालेगा एफ इजकल टू यू माइनस टी एस से, एक जी इजकल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस से। दो रिलेशन इन दो इक्वेशन से निकल जाएंगे। एक इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। टैगोर विद द पब्लिक स्कूल। फर्स्ट आ जाएगा इससे, सेकंड में अपोजिट कर देंगे, पी अपॉन टी एस अपॉन वी, ये आएगा सेकंड। थर्ड में क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, पी अपॉन एस टी अपॉन वी। तो यहाँ देना, यहाँ क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। फोर्थ करेंगे एस अपॉन पी इक्वल टू माइनस वी अपॉन टी। अब इनके साथ आगे डेरिवेटिव लगा देना है, और यहाँ पे जैसे पी है तो इधर पी कांस्टेंट हो जाएगा, इधर है टी। तो ये चार रिलेशन आएंगे शॉर्ट ट्री का ये। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सोल्व करने के देखते हैं। टैगोर विद द पब्लिक स्कूल, तो पहला है डी टी अपॉन डी वी, तो टी अपॉन वी आएगा, क्रॉस आएगा, और पी अपॉन एस आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये वाला रिलेशन बिल्कुल ओके है। एस अपॉन वी, तो पी अपॉन टी आना चाहिए, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, इसको अपोजिट कर देंगे ना, तो ये रिलेशन भी सही है। थर्ड है टी अपॉन पी है, वी अपॉन एस, तो ये है ही, थर्ड भी सही है। बाकी बचा ऑप्शन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे तो सबको पता है एंथैल्पी इसमें कांस्टेंट रहती है। इसको करेंगे कैसे, जो ये होता क्या है एक्चुअली। इससे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो हो जाएंगे आपके। इसका थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जूल नीचे लिखते हैं, जूल थॉमसन थॉमसन इफेक्ट। इसे पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एडियाबेटिक कंटेनर होता है, जिसे हीट ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। ये एडियाबेटिक कंटेनर है। इससे हीट ना बाहर आएगी तो क्या होगा, क्यों जीरो होगा। यह है पार्टीशन। इधर है प्रेशर P1 V1, इधर है प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। इसमें क्या स्मॉल छिद्र होते हैं, तो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसमें क्यों जीरो होता है, डेल क्यों, और इसमें एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है।
हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है। W इजकल द पी डी वी, डी डब्ल्यू, पी डी वी। तो W1 लिखेंगे इसके लिए, इसका वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन के PV और V1 से 0, इसके करस्पॉन्डिंग 1। तो W1 आ गया माइनस P1 V1। सिमिलरली W2 आएगा P2 V2, वॉल्यूम 0 से V2। वही थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये हो गया 0। U2 माइनस U1, ये हुई इंटरनल एनर्जी चेंज। और ये रखेंगे P1, यहाँ पे V1 है, P2 V2 माइनस P1 V1। नेक्स्ट इधर देखते हैं, U2 प्लस P2 V2, 0 है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। U1 प्लस P1 V1, ये क्या हो गई एंथैल्पी, H1 H2, ये हो गए इक्वल। तो डेल H क्या हो गया 0। तो एंथैल्पी क्या हो गई कांस्टेंट। ये ऑप्शन सही हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था, दूल थॉमसन कोफिशिएंट और निकालने को बोला जाता है। तो ये कैसे कूलिंग करता है ये सब देखते हैं। इसमें इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके लिखते हैं 1/μh, ये होता है डेल टी अपॉन डेल पी, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है 1/Cp। यहाँ आता है टी डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी। इसमें डीपी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। म्यू एच पॉजिटिव होगा तो डी एच क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव होने के लिए नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो डी टी नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब हाई से लो या लो से हाई। तो ये क्या करेगा, कूलिंग करेगा। म्यू एच नेगेटिव होगा तो इसके लिए डी टी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये करेगा हीटिंग। और म्यू एच 0 होगा तो नाइदर कूलिंग और नो हीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस में ना तो कूलिंग होती है ना हीटिंग होती है। इसके लिए म्यू एच का मान 0 होता है। लेकिन जो रियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इजकल टू आर टी। तो इसके लिए भी जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से। इसमें क्या होता है कि जैसे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर है हाई प्रेशर, इधर है लो प्रेशर। हाई प्रेशर में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जब सूक्ष्म छिद्र से वो लो प्रेशर के बीच जाते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कि रियल गैस है तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जब ये दूर दूर जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ता है। क्या, अट्रैक्टिव फोर्स के। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये उसमें होता है कूलिंग, जनरली ये होता है। जबकि ये डिपेंड करता है केस पे, जनरली रियल गैस के लिए कूलिंग होगा। तो इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ना तो हम इसको हीट दे रहे हैं, ना इस पे कोई वर्क लगा रहे हैं, फिर भी हमें
कूलिंग मिल रही है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पूछा जा सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। म्यू एच इक्वल टू होता है डी टी अपॉन, ये तो याद रखना ही है, एंथैल्पी पे बी अपॉन टी अपॉन सी पी, टी आई माइनस टी। टी आई है इनवर्जन टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होती है 2A अपॉन आर बी। और बॉयल टेम्परेचर होता है, उसकी वैल्यू होती है ए अपॉन आर बी। और टी सी होता है क्रिटिकल टेम्परेचर एट ए अपॉन 27 आर बी। ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, टी सी पी सी, ये वैल्यू भी। तो ये होता है इनवर्जन टेम्परेचर। जब ये इनवर्जन टेम्परेचर टी आई ज़्यादा होगा टी से, टी ग्रेटर देन टी, तो म्यू एच क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या होगी, कूलिंग। टी आई नेगेटिव होगा टी से, तो म्यू एच क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या होगा, हीटिंग। और म्यू एच जीरो होगा, ये आइडियल गैस के लिए होता है, ना ना तो कूलिंग होगी और ना हीटिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल टू बी बाई टी, लैम्डा टी इक्वल टू बी, यह आता है कांस्टेंट। यह है बिन्स कांस्टेंट बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन थ्योरी conclude that lower temperature Einstein theory conclude that at lower temperature the specific heat of solid at constant volume Cv। आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग बतानी है वैल्यू क्या होगी स्पेसिफिक हीट Cv की एट लो टेम्परेचर में सॉलिड के लिए। तो इसके लिए हम तीनों का एक बार देख लेते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। डी बाई से आएगा, आइंस्टीन थ्योरी से आएगा, या क्लासिकल थ्योरी है इसकी। तो हम इसे देखते हैं एक बार। Cv का एक्सप्रेस होता है Cv इजकल टू 80 प्लस बी टी क्यूब प्लस सी यानी कांस्टेंट। ये तीन टर्म आती है इसके अंदर। ये आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी। ये आती है सॉलिड के लिए, जो फोनॉन के लिए होती है, लैटिस हीट कैपेसिटी। ये आती है लो टेम्परेचर पे, और ये आती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। यदि सॉलिड वर्ड लिख के दिया हो क्वेश्चन में, तो इसके लिए लो टेम्परेचर भी क्वेश्चन में आ सकता है। लो टेम्परेचर तो कंफ्यूज नहीं होगा कि लो टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी आएगी तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। लो टेम्परेचर आता है और सॉलिड लिखा हुआ आता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी टी क्यूब की होगी सॉलिड में। ये ध्यान रखना है। हीट कैपेसिटी की थ्योरी कितनी से दी गई है, इसकी एक है क्लासिकल थ्योरी, जो किसने दी है, डिलोंग और पेटिल्लो। दूसरी है क्वांटम थ्योरी। ये हम एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्या रहता है इसका। क्वांटम थ्योरी, एक तो आइंस्टीन की थ्योरी, एक है डीबाई थ्योरी। हम पहले देखते हैं क्लासिकल थ्योरी, जो डीलोंग और पेटिट ने दी। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको
टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीलेट करते हैं, उनको माना क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, फर्स्ट चीज। सेकंड, वो सभी ऑक्सीलेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 2 3 पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो इसकी जो एनर्जी है वो लिखी जाती है इक्विपार्टिस थ्योरम में। जो एवरी क्वाड्रेटिक टर्म होती है उसकी एनर्जी होती है हाफ के बी टी। तो इसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी टर्म आती है हाफ के बी टी। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म आती है हाफ के बी टी। तो होगी टोटल एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टोटल एनर्जी हो गई E इजकल टू हाफ ऑफ 1 kBt। 3 डायमेंशन के लिए और n पार्टिकल के लिए होगी 3n kBt। ये हम एग्जाम्पल पर पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कि इससे क्या क्वेश्चन। तो सी वी होता है डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये आ जाएगा 3n kB। ये क्या है, कांस्टेंट। तो ये सी वी का जो रियल एक्सप्रेशन था ए टी प्लस बी टी क्यूब प्लस सी, तो ये वाले पार्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है क्लासिकल थ्योरी से। ये कांस्टेंट पार्ट आता है जो हाई टेम्परेचर पे आता है। क्लासिकल थ्योरी हो गई फेल। उसके बाद में आई आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी, इसने क्या कंसीडर किया। वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर उन्होंने कंसीडर किया था, उन्होंने क्या दिया, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। दूसरा कंसीडर सेम रखा उन्होंने, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी। जो भी ऑक्सीलेटर होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम कंसीडर की। थर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इनकी कंसिडरेशन थे, एक दूसरे पर मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करते हैं और सबकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है। तो उन्होंने क्या लिखा कि एवरेज एनर्जी लिख दी बोल्ट्जमान स्टैटिक्स से। एवरेज एनर्जी होगी एच कट ओमेगा ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी -1। और आइंस्टीन टेम्परेचर क्या होता है, एच कट ओमेगा अपॉन के बी। तो ये आ गया एच कट ओमेगा ई की पावर थीटा ई आइंस्टीन टेम्परेचर डिवाइड बाई टी। तो सी वी क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी। इसका हम कह रहे हैं टेम्परेचर डेरिवेटिव। तो एच कट ओमेगा कांस्टेंट है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इसका स्क्वायर टर्म आ जाएगी। ए की पावर थीटा ई अपॉन टी -1। और e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर सेम रहता है, वो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस थीटा ई, टी के सापेक्ष डेरिवेटिव तो 1/t²। तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो एच कट ओमेगा थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, और नीचे स्क्वायर वाली टर्म आ गई ए की पावर थीटा ई अपॉन टी -1 का स्क्वायर। इसके नीचे के भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ई, और 3 डायमेंशनल के लिए 3 आ जाएगा, एन पार्टिकल के लिए एन आ जाएगा। ये आ जाएगी सीवी की टर्म। तो इसका सिंप्लीफाई वर्जन लिखते हैं 3n kb थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, और नीचे स्क्वायर वाली टर्म। तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं जब टेम्परेचर आंशिक टेम्परेचर से लो हो,
तब ये नीचे स्क्वायर है, ऊपर है केवल सिंगल वाला टर्म, तो सीवी की प्रोपोर्शनलिटी आती है ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सीवी का मान एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, और टी ग्रेटर देन क्या होगा, आंशिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो सीवी प्रोपोर्शनल टू 3 n के बी, मतलब कांस्टेंट, ये आएगा। तो ये भी फेल हो गया क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है टर्म। बी टी क्यूब आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। ये इंक्रीज होती है लेकिन एक्सपोनेंशियली हो रही है, तो ये मॉडल फेल हो गया। लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये मॉडल भी वैलिड है। इसके बाद में आया डी बाई मॉडल। इन्होंने कंसिडरेशन किए थे, एक्चुअली उनमें गलती थी, इसके कारण इनका मॉडल फेल हुआ। डी बाई ने क्या कंसिडरेशन किया, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर तो है ही है। दूसरा कंसिडरेशन ये था कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करते हैं। ये है कपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं इनकी फ्रीक्वेंसी। तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी आती है नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और इनके लिए नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन कितना कैसा होता है, 12/5 पाई की पावर 4 एन के वी टी अपॉन थीटा डी का क्यूब। ये एक्सप्लेन करता है सीवी को। लो टेम्परेचर पे टी क्यू के प्रोपोर्शनल है, हाई टेम्परेचर पे इसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कैपेसिटी पे हीट कैपेसिटी बेसिक भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं से, ये डिटेल में नहीं समझाया गया, लेकिन बेसिक जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसमें है। जो कंसिडरेशन है वो मैंने पूछा जाता है कि इनमें कंसिडरेशन में कौन से ने क्या कंसिडरेशन किया था, और इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाती है। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी तो ये तो एक्सप्लेन कर ही रहा है, और इसका एक्चुअली ग्राफ भी आता है, ग्राफ आता है सीवी का ऐसा, ये कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर सीवी और टी, इस तरह का ग्राफ आता है इसका। तो आइंस्टीन थ्योरी क्यों फेल हुई, उन्होंने क्या कंसीडरेशन माना, और उसका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किसकी आती है, लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ये वाली टर्म आती है। हाई टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्लासिकल में ओनली हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट वैल्यू वो सेटिस्फाई करती है, बाकी ये दोनों वैल्यू, दोनों टर्म नहीं आती है। तो इसमें क्या आइंस्टीन थ्योरी के लिए पूछा है, और लो टेम्परेचर पे पूछा है, तो कौन सी आएगी, ड्रॉप लीनियर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ड्रॉप लीनियरली विद डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट कैपेसिटी बढ़ती है, घटता है तो घटती है एक्सपोनेंशियली। तो ये इसमें बी नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल वाली आएगा, लीनियर नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से इसमें पेपर में 3-4 क्वेश्चन आए हैं। एक तो आ चुका, दूसरा एक और आएगा आगे। तो इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन बताता हूँ कि जिससे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपली फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ब्लैक बॉडी कर्व कैसा होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, यहाँ पे लिखते हैं इमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, ये हर टाइप का रेडिएशन इमिट करता है और हर टाइप का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। इसका प्लॉट कंटिन्यूस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में इमिसिव पावर डिफरेंट होती है। ये प्लॉट है T1 पे, ये प्लॉट है T2 पे, और ये प्लॉट है T3 पे। इनका पैटर्न ऐसा ही रहता है, यह है
T1 पे लैम्डा मैक्सिमम 1, ये T2 पे है लैम्डा m2 और ये T3 पे है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम इमिसिव पावर है जो लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट कर रही है। मैक्सिमम पॉइंट है इसका ये वाला, लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट कर रहा है। तो इसका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या था, बी अपॉन टी लैम्डा मैक्सिमम। तो टी बढ़ता है तो ये लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट करता है। ये था विंड डिस्प्लेसमेंट लो। वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ये वेवलेंथ की टर्म में ना देकर एग्जाम में पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे न्यू होता है लैम्डा की जगह, ये होता है इमिसिव पावर सेम। तो इसमें क्या जो मैक्सिमा होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट करता है। तो इसमें ये कंफ्यूजन कर देता है कई लोग क्या कि लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट करता है, लेकिन ये इसमें आगे शिफ्ट करता है ये वाला। तो ये वाला पार्ट आगे शिफ्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरा टोटल इमिसिव पावर, वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इमिसिव पावर बढ़ती जाती है। ये होता है टोटल इमिसिव पावर। जो एरिया अंडर कर्व से आती है इसकी। तो ई लैम्डा डी डी लैम्डा, और ये होती है टोटल इमिसिव पावर ई। ये आती है टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनली। टी बढ़ता है तो इमिसिव पावर भी बढ़ती है। वो मैक्सिमम इमिसिव पावर वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, उसकी प्रोपोर्शनल टी की पावर होती है। मैक्सिमम इमिसिव पावर ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तीन रिलेशन। एक तो ये वाला हो गया टोटल इमिसिव पावर, और मैक्सिमम इमिसिव पावर जो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। थर्ड, टू, और ये विन जो अभी एक से एग्जाम पूछा था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनका डिस्कशन, विन डिस्प्लेसमेंट लो और ये सब। इसमें देखते हैं विन रेडिएशन लो। इसका बेसिक देखेंगे, जो एग्जाम में पूछा क्या पूछा जा सकता है वही पार्ट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़ेंगे। विंस रेडिएशन, विंस रेडिएशन लो, ये किस वेवलेंथ पे वैलिड होता है, इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। जो एनर्जी डेंसिटी होती है, जो अभी हम देखे थे, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और वेवलेंथ पे, दोनों पे। जो अभी हम भी ग्राफ प्लॉट किए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी किस फॉर्म में लिखा गया है, यू लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा से डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में। तो ए कांस्टेंट लैम्डा की पावर 5, और ये एफ लैम्डा टी, लैम्डा वेवलेंथ और टी टेम्परेचर और डी लैम्डा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा जाता है। इसका एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि बाकी सब बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जा सकते हो। अब कोई पूछेगा तो आगे पूछा जा सकता है इसको। डी लैम्डा, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का टर्म इसका मीन्स के लिए। और जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ड्रॉ किया था, लैम्डा
टी टेम्परेचर के लिए, और ये होता है एनर्जी डेंसिटी। तो बीम डिस्प्लेसमेंट लो लोअर एनर्जी के लिए सेटिस्फाई करता है ओनली, हाई एनर्जी के लिए ये वैलिड नहीं है। ओनली इसके लोअर वेवलेंथ वाले, एक्चुअली ये लोअर वेवलेंथ के लिए वैलिड है, हाई वेवलेंथ के लिए वैलिड नहीं है। ओनली ये वाला पार्ट ही एक्सप्लेन करता है, ओनली लोअर वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ के लिए वाला पार्ट वैलिड नहीं है। लोअर वेवलेंथ के लिए यही वाला। इसके बाद में आता है रे लेजेंस का, जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये वाला इससे आगे वाला पार्ट एक्सप्लेन करता है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करता ये भी। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बनेगा, इस वाले में बनेगा कि ये जो वीन्स का रेडिएशन लो है, जो लोअर एनर्जी वाले पार्ट को एक्सप्लेन करता है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहा है उसके, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा था इसका एक्सप्रेशन कैसा आता है, और ये एक्सप्रेशन जाना है की पावर ए अपॉन लेमडा टी, ये वाला मैन है, तो इसका एक्सप्रेशन आ सकता है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलीजन्स के लिए। रिलीजन्स लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीलेट कैसे करते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इन्होंने कंसिडरेशन किया है ये, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की ऑक्सीलेट करते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके पहले कितने लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में कितने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये संख्या को डिनोट करता है। तो इसका एक्सप्रेशन होता है एट पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। और ये पूछा जा सकता है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें, ये कन्वर्ट कर ये वेवलेंथ में इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होता है न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा। डी न्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, डी न्यू इजकल टू माइनस सी लैम्डा स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर डी लैम्डा। डी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो एन न्यू डी न्यू की वैल्यू आ गई एट पाई, लेमडा की पावर 4 को कनेक्ट करेंगे तो सी की पावर 4 न्यू की पावर 4। तो डी लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो एन न्यू डी न्यू की वैल्यू आ गई एट पाई, तो कांस्टेंट है, ऊपर आएगा न्यू स्क्वायर, नीचे आएगा सी क्यूब, ये माइनस। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि इस आगे वाला जो एवरेज एनर्जी निकालेंगे और इसका यूज आएगा। ये आ गई नंबर डेंसिटी, एन न्यू डी न्यू, न्यू से डी प्लस। एक्चुअली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे कि ये टर्म एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करें इस थ्योरी का, कि ये लिखें कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। तो ये वाला इसके लिए लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी टर्म, यू न्यू डी न्यू, एन न्यू डी न्यू, और यहाँ लिखेंगे एनर्जी। तो एनर्जी टर्म यहाँ से कैलकुलेट की गई है इक्यू पार्टीशन थ्योरम से। इक्यू पार्टीशन थ्योरम से हम भी देखे थे कितनी होगी, के बी टी। तो माइनस एट पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब प्लांक ने क्या किया था, उससे पता चलेगा कि इसने क्या मिस कर दिया, कि प्लांक ने इसे जो एक्सप्रेशन रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन कर दिया पूरा। ये वाली टर्म आ गई, और ई की वैल्यू के बी टी और डी न्यू, एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन आ गया।
तो ये क्या करता है कि जो हाई वेवलेंथ के लिए है उस वाले पार्ट को ये एक्सप्लेन करता है। ग्राफ इधर बनाते हैं अच्छा सा थोड़ा। ये वाला पार्ट है, ये हाई वेवलेंथ वाले पार्ट को एक्सप्लेन करता है। हाई रेलेजेंस, हाई वेवलेंथ। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा था, रेले मीन्स लो वेवलेंथ के लिए था, रेलेजेंस हाई वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है। और उसमें कंसिडरेशन है, इस कंसिडरेशन में डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर किए हैं और उनका फिर उसमें वोल्टमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के यूज किया गया। उसमें नंबर ऑफ डेंसिटी निकाली गई, उसके बाद में एनर्जी की टर्म ली गई, उसके बाद में ये एक्सप्रेशन आया इसका। तो ये एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है और ये हाई वेवलेंथ के लिए वैलिड है, ये वाला पूछा जा सकता है। इसके बाद में आया प्लांक। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्लांक। प्लांक का भी सेम कंसिडरेशन करता हूँ। टेम्परेचर बढ़ता है, एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट करते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ऑक्सीलेट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये ऑक्सीलेट करते थे, ये वेव प्रोड्यूस करते हैं। प्लांक ने माना कि जो एनर्जी होती है इसकी क्वांटाइज होती है, जो रेडिएशन इमिट होती है वो क्वांटाइज होती है। तो उन्होंने कांस्टेंट एनर्जी ऑफ दिस इमिटेड रेडिएशन इज क्वांटाइज, स्मॉल पैकेट के रूप में क्वांटाइज होती है इसकी। उन स्मॉल पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन। उनको क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, एन एच न्यू। क्वांटाइज है तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आएगी। उन्होंने जो इक्विपार्टीशन थ्योरम से एनर्जी लिखी थी केबीटी रिलेजेंस ने, तो वही इसने डिफरेंस किया है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है इसका। इन्होंने इसकी जगह एवरेज एनर्जी जो बोल्ट्जमान मैट्रिक्स से लिखी जाती है, एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1। और उनका एक्सप्रेशन था वो क्या था? यू न्यू डी न्यू, तो एन न्यू डी न्यू, और ये वाली टर्म आ गई इनकी एनर्जी की। तो एट, उनका एक्सप्रेशन था एट पाई एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी न्यू, एन न्यू डी वैल्यू। एनर्जी की टर्म आ गई एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1। तो ये वाला एनर्जी का इसका आ गया एक्सप्रेशन। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं पूरा डिटेल में। एनर्जी एक्सचेंज यू न्यू डी न्यू, तो एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, और नीचे वाली टर्म आ गई ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1। ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे डी न्यू। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाले। और इसी से एरिया अंडर कर निकालते हैं तो क्या टोटल इमिसिव पावर मिलती है, टोटल रेडिएट कितनी होगी एनर्जी, वो मिलती है ई इजकल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो ये वाली कांस्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। वो इसका मतलब शॉर्ट तरीका क्या है वो भी देखेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एनर्जी आएगी यू, तो यू लेमडा यू न्यू डी न्यू, जीरो से इनफाइनाइट। तो ये सब तो कांस्टेंट है, एट पाई एच अपॉन सी क्यूब, अंदर आएगा ओनली जीरो से इनफाइनाइट न्यू क्यूब और ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1 और डी न्यू। तो एच न्यू अपॉन के बी टी को मान लिया इसने एक्स, तो न्यू इक्वल टू आ गया के बी टी अपॉन एच और एक्स। तो डी न्यू आ गया, ये कांस्टेंट है के बी टी अपॉन एच और डी एक्स। तो वैल्यू पर पुट करेंगे, तो एट पाई एच अपॉन सी क्यूब तो पहले था कांस्टेंट, न्यू क्यूब है तो इसकी ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो ये वाला तो आएगा कांस्टेंट एक तो।
के बी टी अपॉन एच क्यूब, 0 से इनफाइनाइट, ये आएगा अक्स क्यूब। और डी न्यू इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, तो ये 3 की जगह एक और जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा डी एक्स और ई की पावर एक्स -1। यह है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू आती है पाई की पावर 4/15। तो एट पाई की पावर 5 हो गई, एच सी क्यूब के बी की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन एच की पावर 4। तो ये एक से ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी आ गई एट पाई की पावर 5 और ये वाला 15 के बी की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन 15 सी क्यूब। ये आ गया टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, और ये आ गया इसका कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पे है एच क्यूब, तो नीचे आ जाएगा एच क्यूब और आएगी, ये वाला है कांस्टेंट टर्म। तो ये रिलेशन पढ़ते थे ई सिग्मा टी की पावर 4। तो ये वाली आ गई सिग्मा की वैल्यू, स्टीफन लॉ इसको बोलते थे। तो इसका पूछा जाएगा कि कितना इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका वाला, प्लांक रेडिएशन लॉ, द टोटल एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय टी की पावर 4 की प्रोपोर्शनल होती है, सबको पता है। लेकिन ये वाला में दिक्कत होती है। तो इसमें देखना है कि सबको पता है कि यहाँ पे सी क्यूब रहता है हमेशा, न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो ये वाला कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं कभी, सी क्यूब वाला तो इसमें भी सी स्क्वायर है, तो ये गलत हो गया, इसमें सी है। बाकी बचे दो ऑप्शन, ये और ये, इन दोनों सी क्यूब है। तो इसमें इंटीग्रेट सोल्व करते हैं तो पाई की एक तो 4 आता है, एक तो पाई पहले रहता है, फिर एक 5 हो जाता है। ये वाली टर्म आएगी इसमें 5 वाली, ये वाली नहीं आएगी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिट ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फेज स्पेस। तो सबको पता है इसका आंसर इलिप्स होता है। इसकी इक्वेशन से याद है, इसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, जो टोटल एनर्जी की टर्म है, काइनेटिक एनर्जी p² / 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और अक्सी स्क्वायर। तो इसे डिवाइड कर देंगे, p/√2me का स्क्वायर। देखो ई नीचे आएगा, इसका मैं रूट कर दिया और फिर स्क्वायर भी कर दिया, तो ये वाली टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, प्लस ऊपर आएगा अक्स, नीचे आएगा रूट में 2e/m ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 1। तो p² अपॉन ये कांस्टेंट होगा 2me का स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर √2e/m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन होती है अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आता है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम इज कॉन्टैक्ट विथ हीट रिजर्व कैन मोस्ट सुटेबल बी रिप्रेजेंट बाई। तो हीट रिजर्व के कांटेक्ट में कौन सा रिजर्व रहता है, कौन सा एंसेंबल रहता है, हमने पढ़ा है। एक तो होता है माइक्रोस्टेट, एक होता है माइक्रोस्टेट। और माइक्रोस्टेट और लार्ज नंबर में होती है माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग। तो उनका एक सेट बना दिया था उनको करेक्टराइज करने के लिए। तो 3 टाइप का सेट बनाया जाता है, माइक्रो कैनोनिकल। इसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, यही मोस्टली पूछे जाते हैं इससे। ये होता है कैनोनिकल, कैनोनिकल एंसेंबल। और थर्ड होता है ग्रांड कैनोनिकल कल एंसेंबल। तो इसमें कांस्टेंट होता है EVN, नीचे लिखते हैं। फर्स्ट में कांस्टेंट होता है EVN, इसमें होता है TVN, थर्ड में होता है TV म्यू। इनका मतलब क्या है, इसमें एनर्जी कांस्टेंट होती है
मतलब एडियाबेटिक होता है, ना हीट का ट्रांसफर नहीं होता इसमें। ये होता है वॉल्यूम, मतलब रिजिड वाल होती है सिस्टम की जो मूव नहीं करती है। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, मतलब इम्परमेबल, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसमें होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए क्या होता है, हीट रिजर्व से कांटेक्ट में रहता है। हीट रिजर्व से कांटेक्ट में रहता है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वाल क्या होती है, सिस्टम रिजिड होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं, इम्परमेबल वाल होती है। इसमें ये भी हीट रिजर्व से कांटेक्ट में रहता है। इसकी ये रिजिड होती है, इसकी वाल भी। इसकी वाल परमेबल होती है, मतलब पार्टिकल ट्रांसफर हो सकते हैं वाल से। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, कैनोनिकल ensemble, हीट रिजर्व से। ए सिस्टम इज कॉन्टैक्ट विथ हीट रिजर्व कैन मोस्ट सुटेबल बी रिप्रेजेंट बाय कैनोनिकल ensemble। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांट कैनोनिकल ensemble पार्टीशन फंक्शन पूछा है इसमें। तो कैनोनिकल में क्या होता है, टी वी एन होता है, इसमें होता है टी वी म्यू। ये हीट कांटेक्ट के रिजर्व में होता है। इसका पार्टीशन कैसे लिखा जाता है, जेड इक्वल टू समीशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। एनर्जी कांस्टेंट रहती है इसमें। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये याद रखने की ट्रिक भी है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं साथ में। यह है केमिकल पोटेंशियल। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, ई की पावर आएगा माइनस बीटा ई आई माइनस म्यू एन। तो ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किस में आ रहा, तो याद रखने का तरीका भी है। इसमें म्यू एन वाली टर्म एक्स्ट्रा आती है इसकी वजह से। तो इसका एक्सप्रेशन ये वाले से मैच खाता है। बीटा इजकल टू था वन अपन के बी, इसका आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन पार्टीज फंक्शन एंड एंट्रोपी। पार्टीज फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है और एंट्रोपी एस के बीच में। इसकी रिलेशन कैसे निकाल, एक होता है एफ इजकल टू यू माइनस टी एस। ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एफ अपॉन डेल टी, आगे आएगा माइनस कांस्टेंट यू, इंटरनल एनर्जी यू, तो ये और एफ होता है माइनस के बी टी एल एन जेड। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के सापेक्ष, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव या नेगेटिव ये वाला कट जाएगा। तो एस इक्वल टू के बी एल एन जेड प्लस के बी टी डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। तो हम एक्सप्रेशन देखना कि यहाँ पे टी नहीं आ रहा, बीटा आ रहा है। तो बीटा इक्वल क्या होता है, वन अपॉन के बी टी। तो डेल बीटा क्या होगा, माइनस वन अपॉन के बी टी स्क्वायर और डी टी। डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी टी स्क्वायर डी बीटा। डेल अपॉन डेल टी क्या होगा, ये सिंपली लिखने का तरीका है ये आएगा के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल बीटा। तो ये भी आएगा, नीचे आ जाएगा वापस। इधर लिखते हैं इसको, डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल बीटा। बीटा इजकल वन अपॉन के बी टी होता है, तो यहाँ पे के बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी स्क्वायर होगा, तो यह आ जाएगा माइनस के बी और बीटा स्क्वायर डेल अपॉन डेल बीटा। डेल अपॉन डेल टी की जगह रिप्लेस कर देंगे हम, तो इसमें रिप्लेस करेंगे। तो एस इक्वल टू के बी एल एन जेड, एक्चुअली टी में ही रिप्लेस करते हैं, फिर टी से कन्वर्ट करेंगे, यह वाला रिप्लेस करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे, के बी टी और नीचे आएगा मल्टीप्लाई वन अपॉन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल बीटा और ये एल एन जेड। तो एक के बी से एक के बी कट गया, एक टी से एक टी कट गया, तो के बी
एल एन जेड माइनस, तो नीचे ऊपर नीचे के बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन के बी क्या हो गया, बीटा, डेल अपॉन डेल बीटा, ये हो गया एल एन जेड। के बी कॉमन ले लेंगे, ये आ गया एंट्रोपिक टर्म के बी, के बी को के ही लिखा है यहाँ पे, एल एन जेड माइनस बीटा डेल अपॉन डेल बीटा, ये एल एन जेड किससे मैच खाता है, ये वाला मैच खाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फोटोस्टेट मशीन ड्रम हैज कोटिंग होज, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, सेलेनियम आएगा। सेलेनियम डार्क डार्क में क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और लाइट गिरते ही ये फोटो कंडक्टिव हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है, तो सेलेनियम का यूज किया जाता है। 67, द कांस्टेंट ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 0.95, द चेंज इन द कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू चेंज ऑफ 0.4 मिली एम्पियर इन द बेस करंट इन कॉमन इंटर कन्फिग्रेशन। तो अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस के लिए आता है आई सी अपॉन आई ई, आई ई के लिए सबको पता है आई बी प्लस आई सी, और हमारे को वैल्यू दे रखी है आई बी की, आई सी की, द चेंज इन कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू, चेंज इन कलेक्टर करंट दे रखा है 0.4, मतलब डेल आई सी मिली एम्पियर, और बेस करंट निकालना है, आई बी निकालना है, आई बी निकालना है किसके लिए, कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर के लिए क्या आता है, बीटा, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो हमें रिलेशन निकालना है, आई सी की वैल्यू है हमारे पास और आई बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू किस आंसर से निकलेगी, अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है, तो अल्फा इजकल टू आई सी, और आई की वैल्यू की जगह लिख देंगे आई बी प्लस आई सी। ऐसे तीनों में रिलेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा। गामा आता है कॉमन कलेक्टर के लिए, इसको डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन बीटा, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। इन तीनों में रिलेशन ऐसे निकल जाता है, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे। तो ऊपर आ जाएगा बीटा और 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा वैल्यू अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, हमें वैल्यू लिखनी है बीटा की, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा, बीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा, ये आ गया अल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है अपने पास में, ये वाली, तो इसी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा बीटा, बीटा कैलकुलेट हो गया, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और अपने पास दे रखी है इसकी वैल्यू, तो आई बी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनि जंक्शन ट्रांजिशन इज यूज फॉर, यूनि जनरेटिंग सॉटूथ वेव, एम्प्लीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, रेक्टिफिकेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। ये यूनि जंक्शन में होता है सिंगल पीएन जंक्शन डायोड, ये एम्प्लीफिकेशन का वर्क नहीं करता है। एम्प्लीफिकेशन कौन करता है, बीजेटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, ये करते हैं ये एम्प्लीकेशन वर्क करते हैं, ये सिंगल पीएन जंक्शन डायोड नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। रेक्टिफिकेशन के लिए क्या होता है, डायोड, डायोड, जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ते हैं डायोड आता है, इसके लिए आता है जेनर डायोड। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, बचा ये सॉटूथ वेव, इसमें क्या है कि कैपेसिटर लगा होता है एक, वो चार्जिंग होता है फिर डिस्चार्जिंग होता है, तो सॉटूथ वेव बनाता है वो इस टाइप से बनाता है, चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग। तो इसके लिए यूनि जंक्शन के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इट इमिट लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस। तो इसमें क्या होता है कि
पीएन जंक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन होल्ड रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस ध्यान रखना है। पीएन जंक्शन डायोड, तो इट इमिट लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइट इमिशन बाई इट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड, ये भी सही है। इट इज यूजिंग गैलियम आर्सेनिक मटेरियल गिव्स आउट ए इंफ्रारेड रेडिएशन, ये याद रखना है। ये टीवी के रिमोट वगैरह में आते हैं ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है 850 के करीब होती है, और ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। जो टीवी अपॉन टीवी और रेडियो के लिए जो भी होता है उसके रिमोट में यूज होता है ये आंखों से दिखता नहीं क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन में आता है ये। और ये तो एलईडी में यूज आता है। ये आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक आए तो कन्फर्म सही होगा। डी है, in it p-type material is kept uppermost so that hole can fall down easily to combine with electron, ये होगा fall down मतलब ऊपर से गिर रहे हैं, तो easily combine मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड कंबाइन होते हैं, तो गिरने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई ग्रेविटी थोड़ी गिरेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 69 का आंसर है डी। 70, क्वेश्चन नंबर 70, फॉर obtaining maximum power from a solar cell it should be operate on, मतलब मैक्सिमम पावर कब मिलेगी सोलर सेल में। मैक्सिमम पावर, पावर क्या होती है, वी आई, ये कब मिलेगी, वी और इधर हो गया आई। द नी ऑफ द वी आई, तो ये ऑप्शन सही है इसका। जब ये इस पॉइंट नी पॉइंट के करीब होगा तब हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी, ना ऊपर जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी मैक्सिमम पावर, नीचे जाएंगे तब भी नहीं मिलेगी। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द कर्व, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, तो मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। फॉलिंग पोर्शन ऑफ द वी आई, ये वाला पोर्शन होता है इसका फॉलिंग पोर्शन, तो यहाँ पे कोई रहेगा तो इसकी मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत हो गया। एनी पार्ट ऑफ द वे कैरेक्टरिस्टिक एज पावर ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो नी पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम पावर मिलेगी।